हेलो एवरीबॉडी। टेंस इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। बिना टेंस की जानकारी हुए हम इंग्लिश ग्रामर के किसी दूसरे पार्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें टेंस के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन से टेंसेज होते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि बेसिक रूप से 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन अब उनमें 4 सिचुएशंस हर एक टेंस की आती हैं, उनकी क्या पहचान होती है, क्या सहायक क्रियाएं होती हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है, ये हम लोग शॉर्ट में इसी चार्ट के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा। शॉर्ट में आप इसको देख लेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से अन्य टेंसेस के भी होते हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि होता है और निश्चित रूप से जो घटनाएं रोजाना घटती हैं, यूजुअली घटती हैं, जो सामान्य क्रिया होती है, नेचर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आदत जो होती है, स्वभाव जो होता है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा और सहायक क्रियाएं 2 होती हैं। एक वचन के साथ कर्ता अगर एक वचन में है तो डज और कर्ता बहुवचन में है तो डू का प्रयोग होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस में डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल जैसे राम जाता है, राम गोज टू स्कूल, हम कहेंगे उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ। तो सिंपल सेंटेंस में डू या डज नहीं आएगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। और वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, नहीं तो वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, लेकिन बच्चा स्कूल जाता है, द चाइल्ड गोज टू स्कूल, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर नंबर में है तो एस या ईएस का प्रयोग हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रेजेंट टेंस के दूसरे सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम लगातार चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो काम चल रहा होता है, उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। जो सामने हमारे घटनाएं घट रही हैं, जो हमारे कानों से प्रेजेंट में सुनाई दे रहा है, अथवा जो कुछ भी एक्शन हम पहले कर रहे थे, करना शुरू किए थे और अभी भी हम कर रहे हैं, ऐसे सारी सिचुएशन के लिए हम वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वाले वाक्य देखेंगे और उनकी सहायक क्रियाएं होती हैं इज, आर, एम। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब बहुवचन, एक वचन, बहुवचन सभी लोग जानते हैं कि ही, शी एक वचन में, ही, शी, इट एक वचन में होता है। जितने भी नेम्स होते हैं वो सब, अगर सिंगुलर नेम लिखा जाएगा तो वो सब सिंगुलर नंबर में होगा, तो उसके साथ इज का प्रयोग, और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो बहुवचन का प्रयोग होगा। लेकिन आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है और उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग लगा दिया जाता है। जैसे बच्चे इस समय एक पाठ पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा दिया, चिल्ड्रन आर रीडिंग ए चैप्टर, ए लेसन। तीसरा सिचुएशन होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट माने होता है पूर्ण। जो काम चल रहा था लेकिन अब पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट कर लिया गया है, ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है आदि भी इस प्रकार के पहचान आएंगे। और एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको कि हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को हमेशा उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। द चाइल्ड हैज ड्रंक मिल्क, बच्चा दूध पी चुका है। द चाइल्ड हैज ड्रंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म है और हैज उसकी सहायक क्रिया आ गई। इसमें इन सेंटेंसेस में बिना सहायक क्रियाओं के हम नहीं लिख सकते हैं। हर प्रकार के सिचुएशन, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, बिना सहायक क्रिया के काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, केवल क्रिया में एस या एस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, नहीं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है,
अब इसके बाद देखिए चौथा प्रकार का वाक्य होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। जैसे मैं आधे घंटे से एक लेख लिख रहा हूं। आधे घंटे से अर्थात इसमें समय लगा होगा, तो आई हैव बीन एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। आई को बहुवचन के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए आई हैव बीन राइटिंग एन एसे। सिंस या फॉर टाइम के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर हाफ एन आवर। सिंस और फॉर का मतलब होता है, सिंस जो होता है एट पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जो गिनती होगी, जो नंबर्स होंगे, अगर ये प्रयोग किए जाते हैं तो हम उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। नहीं तो अगर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस 1980, सिंस मार्च एटसेट्रा, अगर पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है। अब हम आते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट का मतलब होता है जो काम पहले शुरू हुआ पास्ट में और वही पास्ट में खत्म भी हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ऐसे वाक्यों के अंत में आ ई ए का उच्चारण होता है, अथवा कभी कभी ता था ती थी ते थे का भी प्रयोग करते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस हम आ ई ए के प्रयोग से करते हैं। जैसे हमने एक पुस्तक पढ़ी, ई का उच्चारण हुआ। स्टूडेंट्स ने एक निबंध लिखा, द स्टूडेंट्स रोट एन एसे, लिखा, आ ई ए का उच्चारण होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। और वी टू अर्थात क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब क्रिया के सेकंड फॉर्म में कभी कभी ईडी आता है, कभी डी आ जाता है, कभी टी आ जाता है, कभी इनसे अलग भी आता है, जो कि उस कुछ ही क्रियाओं में ऐसा होता है जिसमें कि अलग से उसके फॉर्म होते हैं, चलते हैं। तो लेकिन वही चीज़ है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ डू या डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस के लिए नहीं करते हैं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा पिताजी ऑफिस गए, फादर वेंट टू ऑफिस, अब यहां डिड नहीं आया। लेकिन अगर हमने कहा कि व्हाट टाइम डिड फादर गो टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस कितने समय गए, तब हम वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगा देंगे या नेगेटिव सेंटेंस में डिड लगा देंगे। जैसे उसने झूठ नहीं बोला, अब नहीं आ गया, ही डिड नॉट टेल ए लाई। और उसने सत्य बोला, ही स्पोक द ट्रुथ। तो उसमें जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है डिड नहीं आता। अब हम देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, रहा था, रही थी। पास्ट में कोई काम चल रहा था, किसी समय जब हम चर्चा कर रहे हैं उस समय कोई काम चल रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आएंगे और उसमें सहायक क्रियाएं वाज या वर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी होगा उसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब द एक्शन वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम when the speaker was telling something, जब कोई चीज बता रहा था तो उसमें काम चल रहा था। तो इस तरह से जैसे when I reached the station the train was coming, ट्रेन आ रही थी उस समय। या when I went to school the children were standing in the line, बच्चे लाइन में खड़े हुए थे। तो इस तरह से कोई भी जब रहा था, रही थी वाला वाक्य बोलेंगे तो वाज या वर के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। लेकिन जनरली वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल सेंटेंस नहीं लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल एक्शंस को शो किया जाता है जरूर, एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ। ऐसे जैसे हमने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड, हैड उसकी सहायक क्रिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, जैसे मैंने कहा आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग।
एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले मैंने सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया था। आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरह से दो सिचुएशंस पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाए जाते हैं। एक का एक्शन कंप्लीट हो चुका था, दूसरा शुरू होने से पहले। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। इसमें भी वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के साथ रहा था, रही थी का प्रयोग करते हैं। वह इस कॉलोनी में 2 साल से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 years लास्ट ईयर। पिछले साल तक ही हैड बीन टिल लास्ट ईयर ही हैड बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 years। इस स्कूल को छोड़ने से पहले मैं इसमें 5 साल से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years बिफोर आई लेफ्ट इट। तो जितना जो कितने समय से पढ़ रहा था वो हमें लिखना होगा और सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आधे घंटे से एक पाठ पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग ए चैप्टर बिफोर माई फ्रेंड केम। मेरे मित्र के आने के पहले मैं आधे घंटे से एक चैप्टर पढ़ रहा था। आई हैड बीन चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours एटसेट्रा। तो सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं समय के साथ। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके वाक्य के अंत में सामान्यतः गा गी गे का प्रयोग किया होता है। वैसे तो गा गी गे सभी में होते हैं, जाएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा आदि इस तरह से होगा। गा गी गे तो सब में होते हैं, लेकिन इस तरह से जाएगा, करेगा, आ ई ए गा का प्रयोग होगा, करेगा, रहेगा। तो उसमें विल और शैल की सहायक क्रियाएं आती हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं ये काम कल करूंगा। आई विल डू दिस वर्क टुमारो। चिल्ड्रन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो। कल एक नया अध्याय बच्चे शुरू करेंगे। द चिल्ड्रन विल प्लांट ट्रीज इन द गार्डन टुमारो। तो जो काम कल होगा, जो कल निश्चित किया गया है काम, उसके करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं और उसमें सिंपल इंडेफिनिट में हम विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में तो सहायक क्रियाएं नहीं आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। लेकिन इसमें सिंपल सेंटेंस में भी हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दूंगा। आई शैल गिव यू या आई विल गिव यू माई बुक इफ यू आस्क। अगर तुम मांगोगे तो विल और शैल का प्रयोग होता है। उसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हम नेक्स्ट या अगले टाइम में किसी समय हम कहें कि कल दोपहर में मेरे से मिलने मत आना क्योंकि उस समय मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा हूँगा, मतलब उसमें कोई एक्शन चल रहा होगा तभी वो मना कर रहा है। तो इसको कैसे हम कहेंगे इंग्लिश में? डोंट कम टू मीट मी टुमारो at this time because I would be attending या I will be attending a meeting। मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा हूँगा। I will be, I shall be attending। Don't come to meet the father in the evening tomorrow। He will be purchasing some things from the market at this time। कल इस समय वो परचेज कर रहे होंगे मार्केट से कोई सामान, इसलिए इस समय मिलने के लिए कल बताना, अर्थात आने वाले समय के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी तरह से परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिया होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, दिया होगा। जैसे सैटरडे तक मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। बाय सैटरडे आई विल हैव रेड दिस चैप्टर। इस साल के अंत तक सरकार मेट्रो का उद्घाटन कर चुकी होगी। बाय the end of this year the government will have launched or inaugurated the metro project। मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर चुकी होगी। या किसी और रूप में हम देखें अगर कि बाय द नेक्स्ट संडे आई विल हैव
कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो अब इस तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब में समय लगा होता है, और रहा होगा, रही होगी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, और इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा। तो जैसे मैं शाम तक 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours इन द इवनिंग टुडे, आज शाम को मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। और स्टूडेंट्स विल हैव बीन राइटिंग ए पैराग्राफ फॉर 5 minutes टिल द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के अंत तक वे एक पैराग्राफ आधे घंटे से लिख रहे होंगे, इस तरह से। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 10 years, मैं 10 सालों से इस मकान में इस साल के अंत तक रह रहा हूँगा, इस साल के अंत तक मैं 10 सालों से इस कॉलोनी में रह रहा हूँगा। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में देखा कि जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं और उनके क्रियाओं में किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो हमने शॉर्ट में इस चार्ट के माध्यम से देखा है। और निश्चित रूप से ये टेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का। तो इसके ऊपर कमांड करने के लिए, इसको अच्छी तरह से याद करने के लिए, इसको इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।